ये वक्त होता है सुबह के समय जब प्रार्थना हो रही होती है स्कूल में। तो जो अध्यापक होते हैं उनको बहुत तेज दुर्गंध आती है और वो कहते हैं कि जो बच्चे नहाकर नहीं आए हैं वो बच्चे खड़े हो जाएं। फिर करीब 8-10 बच्चे खड़े होते हैं और फिर टीचर उनको धमकाते हैं कि भाई कल से तुम्हें नहाकर आना होगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है इसलिए तुम्हें कल से नहाकर आना होगा। वो बच्चे मान जाते हैं। फिर अगले दिन यही बदबू आ रही होती है और वह बच्चे, अब टीचर फिर दोबारा उन बच्चों को खड़े कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि भाई जो नहीं नहाकर आए हैं वो कल नहाकर आए वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर तीसरे दिन भी यही सिलसिला जारी होता है कि वह दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और दोस्तों इसी बूते पर जो अध्यापक हैं वो उन बच्चों को डांटते भी हैं, 2-4 डंडी भी लगाते हैं ताकि वो नहाकर आए। और फिर अगले दिन जब अध्यापक पूछता है कि क्या सभी बच्चे नहाकर आए, तो सभी बच्चे कहते हैं कि हम सब नहाकर आए हैं, ना नहाने वाला कोई भी नहीं खड़ा होता है। और अब अध्यापक यूं हैरान था कि बच्चे सभी नहा धोकर आए और सब बच्चे कहते हैं हमने घर पे कहा था और हमारी मम्मी ने हमको नहलाया भी और अच्छे कपड़े भी पहनाए हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, लेकिन आप हमसे ऐसा क्यों कहते हैं सर। तो सर इस बात को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि कोई बात होने वाली है। अब उनको डर था कि यहाँ पर बदबू क्यों आ रही है और फिर वो इसी बदबू के सिलसिले में वो अपने स्कूल में कुछ जांच करवाते हैं और जांच करवाने पर इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं तो एक शौचालय के पास जो सेफ्टी टैंक बना होता है उस सेफ्टी टैंक के ऊपर जो ढक्कन होता है उस पर एक बड़ा पत्थर रखा होता है और उस सेफ्टी टैंक से बड़ी तेज दुर्गंध आ रही थी। तो यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी को जब सेफ्टी टैंक के ऊपर का पत्थर हटाने का कहते हैं तो पत्थर हटाने पर पता पड़ता है कि तेज दुर्गंध जो आ रही है वो इसी पत्थर हटाने यानी कि इसी सेफ्टी टैंक से आ रही है। अब दोस्तों वो व्यक्ति जैसे ही उसके अंदर घुसता है तो वह पाता है कि उसमें एक 14-15 साल के लड़के की लाश पड़ी है और वो बुरी तरीके से सड़ रही है। दोस्तों इसी बात पर हड़कंप मच जाता है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं विषम का आपका स्वागत दोस्तों ये जो घटना है, ये जो वाक्य है मैं सुनाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक छोटा सा गांव है रामपुर के एक गांव के एक स्कूल की एक घटना है जहां पर जो अध्यापक वो बड़ा परेशान होता है कि उसके स्कूल में बहुत तेज दुर्गंध उठी हुई है और वह दुर्गंध क्यों आ रही है। और इसी मामले में जब सफाई कर्मचारी द्वारा सेप्टिक टैंक में झांककर देखा जाता है तो वहां पर एक लड़के का शव होता है और उस शव के अनुसार पता पड़ता है कि यह जो दुर्गंध आ रही है वो उस लड़के के शव से आ रही है। दोस्तों अब यहाँ पर जब पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस उस सेप्टिक टैंक के अंदर उतरती है और उस शव को बाहर निकाला जाता है। और अब उस लड़की जो लड़का था जिसका वह शव था उसके शनाख्त की बारी आती है तो उसका शनाख्त नहीं हो पा रही होती है और वो बड़े परेशान है कि यह तो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर है, इसके बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है। पूरे गांव में पता करती है, पूछती है कि कहीं किसी का कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं है। तो फिर वहां पर एक अजय कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है। वह कहता है उसका जो लड़का है वह पिंटू यादव उसका नाम है, वह पिंटू यादव करीब 5-6 दिन से घर से लापता है। वह स्कूल के लिए निकला तो था, स्कूल गया तो था, लेकिन उस स्कूल में वह दोबारा लौटा नहीं। और सभी बच्चे ये कहते हैं कि वह आया तो था लेकिन हमने उसको छुट्टी होते हुए घर को जाते हुए तो देखा लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। और इसी बात पर अब खोजबीन चल रही होती है और अब पुलिस पता करने की तैयारी में बहुत कुछ होती है लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। दोस्तों अब पुलिस जो है वह जांच कर रही होती है, कभी पिंटू यादव के घर में, कभी उसके आस पड़ोस में, सभी लोगों से बातचीत कर रही होती है लेकिन किसी को भी नहीं पता पड़ता है कि वह पिंटू यादव कहाँ गया है। लेकिन जो सब बरामद हुआ था उस सब में जो उसके जो कपड़े और ड्रेस पकड़ी गई वह पिंटू यादव की ही थी। और अब पिंटू यादव के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता और उसके पिता अजय कुमार को सौंप दिया जाता और अजय कुमार अपने बेटे पिंटू यादव के रूप में उसकी शिनाख्त करते हैं और उसका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ में अभी भी कुछ नहीं था और पुलिस लगातार खोजबीन कर रही थी कि आखिर यह जो हत्या हुई है इसका दोषी कौन है। और दोस्तों इसी बात पर अब पुलिस जब खोजबीन कर रही होती है तो पिंटू यादव के कमरे से पुलिस को पिंटू यादव कमरे से एक पुस्तक मिलती है और उस पुस्तक पर कुछ अश्लील बातें लिखी हुई थी, यानी कि वह जो किताब है उसको खोलकर देखा गया तो उसमें कुछ स्टोरियां थी और वो स्टोरियां अश्लील थी, यानी कि कुछ अलग तरह की बात थी, उसमें सेक्स संबंधित
जानकारी लिखी हुई थी और उनको वह पढ़ता था। और जब उस पुस्तक को पुलिस ने पूरा पढ़ा तो उसके लास्ट के पन्ने पर एक व्यक्ति का नाम लिखा होता था कि रमेश पुस्तक भंडार। तो जो पुलिस है वह अब रमेश पुस्तक भंडार, जो कि रायबरेली के बस स्टैंड के पास एक दुकान होती है, उसके पास जाती है और उससे पता करती है कि यह पुस्तक आपके पास ही है, क्या आपको पता है ये पुस्तक कौन ले जाता था, किसके पास होती थी। तो वह व्यक्ति खुलासा करता है कि उसके पास एक पिंटू यादव नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 15 वर्ष होती थी, उस लड़के को यह पुस्तक देता था और उससे पैसे लेता था, और वह लड़का हर 5-6 दिन में एक बार आता और वह पुस्तक लेकर जाता। और दोस्तों इसी प्रकार से वह बात कर रहा होता है। तो इसी सिलसिले में जब पुलिस और खोजबीन करती है तो उस लड़के के घर में पता किया जाता है कि यह किताब कौन पढ़ता है और कौन ये किताब मंगाता है। तो यहाँ पर कोई भी सच नहीं बताता और परेशान होते हैं। दोस्तों अभी पुलिस और खोजबीन कर रही होती है तो वो दोबारा से रमेश पुस्तक भंडार के मालिक के पास जाती है और कहती है कि आपके पास कोई और सूचना है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक महिला और आई थी, वह महिला भी इसी पुस्तक के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वह पुस्तक लेकर नहीं जाती है। उसके बाद पिंटू यादव आता है और वह यह पुस्तक लेकर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस अजय कुमार से कुछ और पूछताछ करता है तो अजय कुमार की बातें नरम पड़ जाती हैं और वह कुछ कहने वाला ही होता है कि पुलिस थोड़ा धमकाकर उससे कहती है कि अब तुम सच बात बता दो कि असलियत में बात क्या है। तो अब अजय कुमार यादव कहता है कि उसको उसके बेटे की मौत ना हो जाए या कोई उसके साथ बुरा काम ना करते, मुझे उससे डर रहता था। और इसी सिलसिले में वह अपने बेटे को समझा था कि बेटा तुम इस प्रकार की कोई बातें ना करो। अब जो अजय कुमार बता रहा होता है कि उसका जो पिंटू यादव नाम का जो बेटा है वह उसके घर में जो किराए पर रह रही एक लड़की यानी एक महिला जिसका नाम सुशीला है और उसके पति का नाम बाबूराम है, उस सुशीला के साथ कुछ इस प्रकार से घुला मिला था कि उस पूरी कहानी की जानकारी अब सुशीला ही आपको देगी। अब दोस्तों जो सक्की सुई है वो पुलिस की सक्की सुई अब सुशीला के ऊपर घूम जाती है और सुशीला के पास पहुंचती है पुलिस। और सुशीला यहाँ पर सिर्फ रो रही होती है, वह कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब पुलिस ठीक ढंग से पूछताछ करती है तब वह ऐसे खुलासे करती है कि दोस्तों आपके भी पैर कांप जाएं। वह सुशीला बताती है कि उसको इस तरह की किताब पढ़ने का बहुत शौक था और वह इसी तरह की किताबें पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस महिला होने के नाते उसको कोई यह पुस्तक नहीं देता था। तो वह अब एक दिन जब पिंटू से उस किताब को मंगाती है उस पुस्तक भंडार से, तो पिंटू उसके कमरे में बैठकर ही वह पुस्तक पढ़ रहा होता है और पुस्तक के पढ़ने ही पढ़ने में उस महिला के शरीर में जो उत्तेजना वह घर कट जाती है, यानी कि उत्तेजना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अब उस पिंटू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के उतारू होती है। लेकिन पिंटू यादव उससे मना कर देता है और काफी असहज महसूस करता है। लेकिन वह अपनी भोली वाली बातों में पिंटू को लेकर और फिर यह बुरा कृत्य अंजाम देती और अंजाम देने के साथ साथ उस लड़के के साथ अब तो उसका रोज का ये सिलसिला बन गया था और वह रोजाना उस पिंटू के साथ इसी घटना को अंजाम देती और पिंटू को भी इस तरह की जो घटना यानी कि जो बुरा काम था उसमें मजा आने शुरू हो गया था और पिंटू भी अब उस महिला का साथ दे रहा होता। लेकिन एक दिन जब सुशीला के पति बाबूराम को इस बात पर शक हो जाता है तो बाबूराम उससे कहता है कि मुझे लखनऊ जाना है, लेकिन वह लखनऊ नहीं जाता है और यहाँ पर सुशीला पिंटू को अपने कमरे में बुला लेती है। और जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो बाबूराम उनको झरोखे से देख लेता है कि उसकी पत्नी उस बच्चे के साथ इतना बुरा कृत्य कर रही है, दोनों निर्वस्त्र पड़े हैं अपने बेड पर। तो बाबूराम आता है उस लड़के को तो वहां कुछ नहीं कहता और लड़के को तो डरा कर वहां से भगा देता है, लेकिन अपनी पत्नी की बहुत जोर से मारपीट करता है यानी कि पिटाई करता है और कहता है कि तुम अब पिंटू से बहुत दूर रहना, तुम इस लड़के की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहती हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बाबूराम के मन ही मन में कुछ और पल रहा होता है और वह अब पिंटू यादव से अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता और फिर वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और एक प्लानिंग करता है। उस प्लानिंग के तहत फिर अगले दिन उस पिंटू यादव को जब छुट्टी होती है तो उस छुट्टी होने पर पिंटू को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाता, कहता है मैं भी घर तक चल रहा हूँ तुम चलो। और पिंटू यादव उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और फिर वह बाबूराम उस मोटरसाइकिल को लेकर करीब 6 किलोमीटर दूर एक जंगल में पहुंचता है और वहां पर 3 मित्र और होते हैं और तीनों मित्रों के साथ बैठकर अब वो शराब पी रहे होते हैं। और अब बाबूराम पिंटू से पूछ रहा होता है कि आपने सुशीला के साथ इस प्रकार का जो कर्म किया है दुष्कर्म किया है वो किस प्रकार से हुआ
और जैसे जैसे पिंटू ये सारी बात बता रहा होता है, बाबूराम का गुस्सा बहुत तेज बढ़ रहा होता है। दोस्तों अब बाबूराम बहुत ज्यादा तेज नशे और गुस्से के कारण अब पिंटू यादव का गला घोटकर हत्या कर देता है और फिर रात होने पर उसके शव को उसी के स्कूल में जाकर उस सेप्टिक टैंक में डाल देता ताकि वह वहां से गल जाए और अब उसकी कोई बदबू ना आए। इस घटना में बाबूराम का साथ उसके 3 साथी और देते हैं और वो उन तीनों साथियों के मिलने से वे इस घटना को अंजाम पूरा दे रहे होते हैं और उस लड़के पिंटू यादव के शव को वहां पर सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों अब यहाँ सुशीला ये सारी बातें बताकर रोने लगती है और अब सुशीला की निशानदेही पर बाबूराम और उन 4 दोस्तों और सुशीला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों सुशीला का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसका एक ही दोस्त था कि वह एक लड़के बच्चे 15 साल के बेटे की उम्र के लड़के से शारीरिक संबंध बना रही थी और यह बेहद ही बुरा ही कृत्य है। दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रकार की घटनाएं क्या ये सही है या गलत है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम आपको दुखी करें, परेशान करें, लेकिन हम आपको ये बातें इसलिए बता दें कि ताकि आप सतर्क रहें, अपने आप को संभालें, अपने बच्चों को संभालें और जीवन अच्छा बनाएं। दोस्तों मुझसे कुछ गलती हो गई होंगी और गलतियां तो इंसान से होती हैं, तो उनको क्षमा कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मेरे ऊपर बने रहे। मिलता हूं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। जय हिंद, जय भारत।